हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस देखिए, मैं केवीएस पेडागोजी में मैं वाइस प्रिंसिपल का पेपर आपसे डिस्कस करूँगी। इसमें मैं यूनिट वाइज पेडागोजी में यूनिट 5 जो है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, उसके में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको मैं डालूंगी। इससे पहले मैंने हेड मास्टर का जो पेपर हुआ था उसको मैंने डिस्कस किया था। इससे होगा क्या, जैसे मैंने हेड मास्टर का कराया तो उससे एक पैटर्न पता चला कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे एनईपी तो भर भर के पूछ रहा है, ठीक है। वाइस प्रिंसिपल में भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो इन क्वेश्चन को करने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन देख करके जाइए। मैं यूनिट वाइज सारी यूनिट डाल दूंगी, फिर मैं पीजीटी वाला भी डालूंगी पेपर, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कॉमेंट भी करिएगा अच्छी लगेगी वीडियो तो, ठीक है। तो पहला 71 है क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में होना चाहिए था सही नहीं है। क्यों मैं कह रही हूँ ऐसा, क्योंकि इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर की दी है प्रोविजनल वाली, उसमें आंसर इन्होंने 4th माना है, जबकि 4th पूरी तरीके से गलत ऑप्शन है, ठीक है। मैं लाइन बाय लाइन चारों ऑप्शन समझाती हूँ। एनईपी में पहला जो ऑप्शन है कि एनईपी 2020 के अनुसार 2025 तक का टारगेट रखा गया है सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता व अंक पाने को उच्च वरीयता। अब इसका मतलब इंग्लिश में मैं बता देती हूँ, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए जो टारगेट है वो 2025 है। ये मैंने अपने नोट्स में भी बताया था, साफ साफ बताया था कि अकॉर्डिंग टू एनईपी कहेंगे तो हम 2025 कहेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर निपुण कहेंगे तो निपुण में इन्होंने प्राइमरी क्लास के लिए टारगेट जो रखा है वो रखा है 2026 से 27 के बीच में, हाँ ठीक है, एफएलएन का। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर सेकंड है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास फर्स्ट के सभी बच्चों के लिए 3 मंथ की, ठीक है, तैयारी के लिए अंतरिम 3 महीने की खेल आधारित स्कूली तैयारी मापांक बनाना। तो बिल्कुल ये भी बात ईसीसी वाले में आपको ये चीज़ मिलेगी उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कि 3 महीने का एक एक्टिविटी बेस्ड मॉड्यूल बनाया जाएगा फॉर द क्लास फर्स्ट बाई एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी, ठीक है, एससीईआरटी द्वारा, ठीक। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, ये बात बिल्कुल सही थी सेकंड वाली भी। थर्ड कहा जा रहा है कि ज्ञान बांटने हेतु एफएलएन के संसाधनों का उच्च गुणवत्ता की राष्ट्रीय निदान पात्र बनाना, यानी कि उनको हाई क्वालिटी का जो उसके लिए रिसोर्सेज होंगे एफएलएन के, वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए। तो ये भी बात एकदम सही है। तो तीनों सही हैं और 4th वाला गलत है। कैसे गलत है देखते हैं। सभी स्कूलों हेतु छात्र अध्यापकों का जो रेशियो है 40:1 गलत, 30:1 है, ठीक है। और जबकि जो डिसएडवांटेज वाले एरिया होते हैं या डिसएडवांटेज जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए ये रेशियो 25:1 है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, क्वेश्चन में होना चाहिए था सही नहीं है, तो आपका 4th वाला आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय स्तर पर, ये स्टार्ट यहाँ से होता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली अवस्था में भाषा सीखने के संदर्भ में व्यवहारिक उपाय है, यानी कि भाषा सीखने के लिए कौन सा प्रैक्टिकल उपाय है। तो भाषा सीखने के लिए 4th वाला आंसर है सभी के लिए हिंदी, इंग्लिश और अन्य एक क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज का अनिवार्य होना। सीधी सी बात है, अब एलिमिनेट भी कर सकते थे, सभी को हिंदी अनिवार्य करना, तो ऐसा मतलब हिंदी को तो रखना है स्टार्टिंग में, सभी को अंग्रेजी अनिवार्य करना तो ऐसा भी नहीं है। अनिवार्य करने के ऊपर सभी को हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य करना ऐसा भी नहीं है। तो ये तीनों एलिमिनेट हो रहे थे, तो 4th वाला एकदम सही आ रहा है। और अदरवाइज भी अगर 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग भी हिंदी, इंग्लिश और कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य करना है। नेक्स्ट है कि स्कूली स्तर के अधिगम हेतु किसने पुस्तकालय एवं पुस्तकों की भूमिका पर विशेष महत्व दिया है, यानी कि जो लाइब्रेरी है और बुक्स की भूमिका पर अधिक महत्व दिया है एनसीएफ 2005 ने। तो एनसीएफ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दस्तावेज ने बालक एक प्राकृतिक अधिगम करता, यानी कि नेचुरल लर्नर किसने कहा है। तो नेचुरल लर्नर कहा है, और ज्ञान बच्चों की क्रियाओं का परिणाम है, कि जो नॉलेज है इज़ द आउटकम ऑफ जो बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं का ही एक आउटकम है नॉलेज। तो ये किसने कहा था, एनसीएफ 2005 ने कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करने वाला है कि एनईपी 2020 द्वारा हमको यहाँ पे मैच करना है कि आकांक्षा वाले जनपद क्या होता है, लिंग समावेशी और विशेष शिक्षा वाले अंचल। तो हम
इसको ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। लिंग की बात कर रहा है, इसका मतलब बालक और छात्र, बालक बालिकाओं दोनों की बात होगी। जेंडर इंक्लूजन की बात कर रहा है तो इसका थर्ड हो जाएगा कैसे, सभी बालिकाओं एवं परालिंगी छात्रों हेतु समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु राष्ट्रीय क्षमता बनाना, यानी ठीक है उनके लिए इक्वल कर देना। बालिकाओं के लिए स्पेशली कहा जा रहा है, बालिकाओं और छात्रों के लिए। तो ये हो गया बी का थर्ड। तो देखते हैं कौन सा है इसका, बी का थर्ड आपका यहाँ पे, अच्छा 3 में दिख रहा है, ओहो थर्ड वाला है। फिर थर्ड देखते हैं, समावेशी। समावेशी का मतलब होता है कि जो डिसएडवांटेज चाइल्ड है, पिछड़े वर्ग वाले हैं, उनको भी इंक्लूड करना। तो समाज, इसका सेकंड हो जाएगा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों हेतु समरूपी पहुंच सुनिश्चित करना। तो सी का हो गया सेकंड। सी का सेकंड हमको फर्स्ट और थर्ड में दिख रहा है। अगला देखते हैं विशेष शिक्षा वाले अंचल। तो विशेष शिक्षा वाले अंचल वो होते हैं देश के वे क्षेत्र जहां शैक्षिक सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े सामाजिक समूह की संख्या ज़्यादा है, उनको विशेष शिक्षा वाले अंचल कहा जाता है। और ए वाला है आकांक्षा वाले जनपद का मतलब होता है कि वे भौगोलिक स्थान जहाँ के शैक्षिक विकास के प्रोत्साहन हेतु विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ठीक है, तो जनपद की बात करें यानी कि एक भौगोलिक ज्योग्राफिकल एरिया हो जाएगा जहाँ पे आपको बहुत कोई स्पेशल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है जो कि शैक्षिक विकास के लिए उनके। तो इसका सही ऑप्शन आ रहा है आपका थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि समस्त देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं हेतु बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों हेतु केंद्र और राज्य सरकारें निवेश करेंगी। मतलब ये कह रहा है कि जितनी भी रीजनल लैंग्वेज हैं उनके लिए जो शिक्षक होंगे उसके लिए सेंट्रल और स्टेट निवेश करेगा। तो ये हमारा एलिमिनेट भी आप कर सकते थे क्योंकि 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में ही हमारा भाषा से रिलेटेड बात की गई, जिसमें टोटल कितनी भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें स्टार्टिंग में 14 थी और फिर बाद में 8 जोड़ी गई हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको इंग्लिश में लेने का एक स्पेशल मकसद है मेरा। एक्चुअली 72 वाले में ये कहा जा रहा है कि एज पर द NEP, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज पर द NEP 2020 विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 3-year स्टेज बेस्ड ऑन द pedagogical एंड सर्कुलर स्टाइल ऑफ प्रिपरेटरी स्टेज। अब यहाँ आ गया प्रिपरेटरी स्टेज, तो मैक्सिमम लोगों को लगेगा इसका आंसर प्रिपरेटरी स्टेज ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है मिडिल स्टेज। क्यों? देखिए प्रिपरेटरी स्टेज के साथ में इन्होंने बोला है इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट टीचर, यानी कि जब हमको सब्जेक्ट के टीचर जैसे साइंस के टीचर या फिर SST के टीचर, जो सब्जेक्ट वाइज टीचर इन्वॉल्व होते हैं या उनकी एंट्री होती है तो वो मिडिल क्लास से होती है। अब यहाँ पे ये उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में एज इट इज़ ये लाइन मेंशन है, जहाँ से इन्होंने ये लाइन, ये ऑप्शन आया, हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। फाउंडेशन में आपका 3 to कितना आएगा, 8 ईयर्स आएगा। क्यों? क्योंकि 3 to 6 तक तो आपका वही होता है ECC वाला, आंगनवाड़ी वाला हो जाएगा, और 6 to 8 में आपका फर्स्ट एंड सेकेंड आ जाता है। ठीक है, प्रिपरेटरी वाले में आपका 3 to 5 होगा, क्लास 3rd से 5 तक, और फिर नेक्स्ट है क्लास 6 से 8 तक मिडिल वाला होता है, और सेकेंडरी वाला आपका 9 to 12 होता है। ठीक, एज भी आपको पता होनी चाहिए। फाउंडेशन में जो एज आती है वो आपकी 3 से 8 साल तक आती है। प्रिपरेटरी में आपकी जो एज आती है वो 8 से 11 आती है, और इसमें जो आपकी एज आती है मिडिल वाले में वो 11 से 14 आती है, और सेकेंडरी वाले में जो एज आती है वो 14 से 18 आती है। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन इंग्लिश में ही है। अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी कि अगर जो समग्र विकास करना है बच्चे का तो उसमें कौन सा लीस्ट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रिलेशन विद द क्लासमेट, सहपाठियों के साथ संबंध बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। फैमिली स्कूल रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर पीपल रिलेशनशिप, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। छात्र और अध्यापक का जो संबंध होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सबसे कम पूछा गया तो ये सब थर्ड वाला आंसर होगा, फ्लेक्सिबल लंच टाइमिंग, यानी कि जो बीच में लंच टाइमिंग होता है उसका लचीला होना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द एजुकेशनल इवेल्युएशन विच टाइप ऑफ द क्वेश्चन आर रिकॉल बेस्ड, कौन से क्वेश्चन रिकॉल स्मृति आधारित होते हैं। स्मृति आधारित कौन से क्वेश्चन होते हैं? तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो स्मृति आधारित क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मैंने अपने जो नोट्स प्रोवाइड कराए थे उसमें भी था कि NEP 2020 में विच पीपल टीचर रेशियो
is aim for the context of school in the area having a large number of disadvantaged स्टूडेंट। अभी मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि जहाँ पे डिसएडवांटेज स्टूडेंट यानी कि पिछड़े वर्ग के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे क्या रेशियो होना चाहिए, 25:1 होना चाहिए। और अदरवाइज़ क्या रेशियो होना चाहिए, अदरवाइज़ 30:1 होना चाहिए। तो इसका आंसर 25:1 हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हिडन करिकुलम इज नॉट प्राइमरी फॉर। तो हिडन करिकुलम जो होता है वो किस चीज़ के लिए नहीं होता है, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि ज्ञानात्मक विकास के लिए नहीं होता है। तो ये लाइन करिकुलम अच्छे से कर लीजिएगा, करिकुलम के क्वेश्चन आपको अदर टॉपिक में भी देखने को मिलेंगे। अच्छा, हिडन करिकुलम को सुप्त पाठचर्या भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो जो हिंदी वाले हैं वो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, उसका आंसर सेकंड वाला होना है। एक्चुअली हिंदी थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है समझने में, बहुत शुद्ध हिंदी ये लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के अनुसार अक्षम बालकों हेतु कौन से प्रावधान है, यानी कि जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, एक मिनट, हाँ सही है, अक्षम को डिसेबल चाइल्ड ही बोला जाएगा। बहुत अक्षम मतलब कभी कभी कुछ नए वर्ड देखने को मिल जाते हैं। तो उनके लिए कौन सा प्रावधान है, तो मुफ्त शिक्षा बिल्कुल है, छटनी की प्रक्रिया नहीं है, तो ऐसा मतलब स्क्रीनिंग, नो स्क्रीनिंग, तो वैसे भी उन्होंने कहा है कि स्क्रीनिंग वाला कोई भी केस नहीं होना चाहिए, कोई टेस्ट वगैरह नहीं चलेगा। तो ये बात भी एकदम सही है। आरटी पे मैंने कंप्लीट जो टॉपिक है वो कंप्लीट कराया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। प्रवेश के समय शपथ पत्र, तो बिल्कुल नहीं, कभी भी कोई टेस्ट वगैरह तो होना नहीं है, और ना ही हमको अगर टीसी नहीं है बच्चे के पास तो उसको प्रवेश देने से मना भी नहीं करना है। तो ये वाला तो एकदम गलत हो गया। और फोर्थ है आयु अनुरूप नामांकन हेतु विशेष परीक्षा, तो बिल्कुल जो एज के अकॉर्डिंग एंट्री देनी है, एनरोलमेंट करना है, और उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनका पीछे वाला भी जो छूटा हुआ है उसको भी कंप्लीट कराया जा सके। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। नेक्स्ट है कि शिक्षा के अन्य उद्देश्य की तुलना में किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में स्कूल को कठिनाई होती है। मतलब ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनके अलावा किस में स्कूल को सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है, तो सबसे ज़्यादा नैतिक मूल्यों के विकास में, ठीक है, जो मोरालिटी होती है तो उसके विकास में सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 द्वारा अधिगम के किस मुद्दे की जोरदार वकालत की गई। तो ये तो सबको अच्छे से ही पता होगा कि होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग के बारे में सबसे ज़्यादा उन्होंने फेवर किया है कि हमको होलिस्टिक करना है, यानी कि समग्र और इंटीग्रेटेड लर्निंग पे जोर देना है। और ये है लास्ट क्वेश्चन जिसमें कह रहा है अंततोगत्वा, यानी कि इसका मतलब होता है अल्टीमेटली, ठीक है, मुझे भी लगा कि क्या ही दे दिया है। अल्टीमेटली जो लर्निंग की प्रक्रिया है निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो लर्निंग की प्रक्रिया, या ऑप्शन से भी आप देख सकते थे कि आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया, क्योंकि हमको पता है कि जो अधिगम होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही मल्टीपल होता है। H/E पढ़ा होगा ना, तो ये इन दोनों की ही अंतःक्रिया की वजह से ही होता है। तो H/E इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ में पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं, और इसके बाद मैं टॉपिक वाइज सारे अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।